हम यही बात को जोर जोर से कहेंगे कि बिहार अगर बिहारियों का है, महाराष्ट्र अगर मराठियों का है, बंगाल अगर बंगालियों का है, तो झारखंड सिर्फ झारखंडियों का होना चाहिए। आपको उधर से भी हम लोगों को सिग्नल है ग्रीन कि असदुद्दीन अवैसी भी आएंगे, हमारे पूर्व लोकसभा सांसद इम्तियाज़ जलील साहब भी आ रहे हैं। बता दे सकता हूँ कि हम हेमंत सरकार को अपने बिना सरकार नहीं बनाने देंगे, ये निश्चित है। हेलो साथियों, नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है बद्रीनाथ और हमारे राज्य के अंदर विधानसभा चुनाव की डेट घोषणा हो चुकी है। 13 नवंबर को पहले चरण के चुनाव होंगे, जबकि दूसरे चरण के चुनाव 20 नवंबर को होंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए भी लोहरदगा जिला के एमआईएम के मेन चेहरा दानिश अली जी हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि लोहरदगा जिला में एमआईएम की क्या भूमिका रहेगी और किस तरह से चुनाव लड़ेंगे। दानिश जी, आपको पहले हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और क्या मुद्दा रहेगी, किस तरह से चुनाव लड़ेंगे आप लोग लोहरदगा विधानसभा में? देखिए, बेसिकली देखा जाए तो राज्य के अंदर मुद्दा का कोई कमी नहीं है, ना लोहरदगा ज़िला के अंदर मुद्दा का कमी है। जिस तरह से 2019 के अंदर हम लोगों ने जेएमएम गठबंधन को, महागठबंधन को हमने वोट दिया और एक फुल बहुमत के साथ हम लोगों ने सरकार बनाकर भेजा। और ख़ासकर अल्पसंख्यकों को इस सरकार से काफ़ी उम्मीदें थी कि ये सरकार अल्पसंख्यकों के लिए काम करेंगे, ये सरकार बेरोज़गारों के लिए काम करेगी, ये सरकार डेवलपमेंट के लिए काम करेगी, ये सरकार सरना धर्म कोड पे काम करेगी, ये सरकार स्वास्थ्य पर काम करेगी। लेकिन आप बेहतर जानते हैं, पत्रकार बंधु हैं आप, कि जिस तरह से ये सरकार छलने और कपटने का काम किया है, मुझे नहीं लगता ये सरकार फिर से उस रूप पर आ पाएगी। चूँकि ये सरकार की नीति सिद्धांत सब बेकार है और सरकार सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे लोगों को बढ़ावा देना चाहती है जो पूंजीपति हैं, बड़े लोग हैं। आप कैसे ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे राज्य के जो गरीब महिलाएं हैं उन लोगों को मैया सम्मान योजना के तहत 1000 रुपये हर एक महीना दिया जा रहा है। अभी मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ये तो बड़ा हंसने की बात है कि ठीक है, आपके दिल के अंदर इतना ऑनेस्टी था, ईमानदारी था, तो आप कहाँ थे? 4 साल के बाद मैया सम्मान योजना ला रहे हैं। कोरोना था ना, मुख्यमंत्री जी का कहना है। कोरोना कितने साल था? 1 साल था मुश्किल से। 2 साल। उसके बाद कहाँ था? उसके बाद फेज चेंज हो गया था, सब सारे चीज़ें नॉर्मल हो रही थी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो उस समय देना था आपको, तो पैसा तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना था, उस समय आपको पैसा देना था मैया सम्मान योजना का। उस वक्त लोगों को पैसा की ज़रूरत था। आप मैया सम्मान योजना लाकर ये साबित कर रहे हैं कि लॉलीपॉप दे रहे हैं, पैसा का लोभ और प्रलोभन दे रहे हैं। तो राज्य की जनता जानती है और आपके जो दिल में जिस तरह से सियासत है उस चीज़ के हम लोग अवगत हैं और इस बार विधानसभा में आपको बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी अभी गोगो योजना की बात कर रही है। हमारी सरकार आएगी तो गोगो योजना लाएंगे और 2100 रुपया गरीब महिलाओं को दिया जाएगा। पर हेमंत सोरेन जी बोल रहे हैं कि हम 2500 रुपया देंगे। तो क्या आप लोग भी इस तरह से कोई योजना की बात करेंगे? नहीं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप शिक्षा पर बात क्यों नहीं करते? 80 एक्सीलेंस विद्यालय बनाए गए हैं, सीएम एक्सीलेंस विद्यालय बनाए गए हैं। देखिए ना, उस विद्यालयों की स्थिति क्या है? क्या सुचारू रूप से चालू है? शिक्षक अवेलेबल हैं? क्या वो चल रहे हैं ठीक ठाक से? सिर्फ बनाने से नहीं होता है। पिछली सरकार ने भी बहुत से महाविद्यालय बनाए हैं, यूनिवर्सिटी भी कुछ कुछ बनाए हैं, स्कूल्स भी बनाए गए हैं। लेकिन आप देखिए सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कि आपने सिर्फ औपचारिकता कर दिया? ऐसे नहीं होता है। अगर राज्य को सच में विकसित करना है, राज्य को सच में, राज्य से आपको मोहब्बत है, तो इसके लिए सच में काम करना पड़ेगा, सिर्फ हवाबाजी से नहीं चलेगा। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार एमआईएम अपना उम्मीदवार लोहरदगा विधानसभा में उतारेगी? यकीनन तौर पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के नेतृत्व में झारखंड के अंदर हम बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि ये सरकार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बगैर बीजेपी को नहीं हरा सकती। आप फॉर एग्जांपल हरियाणा देख सकते हैं, हरियाणा में किस तरह से कांग्रेस बुरी तरीक़े से वहाँ पर हार हुई है उनकी। तो मैं समझता हूँ कि इस विधानसभा इलेक्शन में एमआईएम के बगैर सरकार नहीं बनेगी। तो क्या लगा, आप गठबंधन के हिस्सा बनना चाह रहे हैं क्या, महागठबंधन का? बिल्कुल हमने तो हेमंत सोरेन से भी मेरी हमारी जो प्रदेश की जो टीम है वो बात करने का कोशिश की है, रब्ता करने का कोशिश की है। हम तो चाह रहे हैं कि गठबंधन करें आप। हाँ, हम चाह रहे हैं। और गठबंधन करने के बाद क्या एसटी रिजर्व सीटों पर लड़ना चाहेगी एमआईएम? वो तो हमारे आला कमान तय करेंगे, उस पर बातें होंगी, उस पर जो भी चर्चाएं होंगी, सीट शेयरिंग की बात होगी, उस पर देखा जाएगा।
अच्छा, हर एक विधानसभा क्षेत्र में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, एमआईएम अलायंस करना चाहती है कांग्रेस के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ, पर अलायंस नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों? देखिए, इस पर बादल जी समझना पड़ेगा कि ये सरकार चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस के जो नेता हैं, जेएमएम के हैं, चाहे आसू के हैं, ये अल्पसंख्यक जो है ना, उसे पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहते हैं, सियासत से दूर रखना चाहते हैं। उनको पता है कि अगर इनके हाथ में अगर लीडरशिप आ गया तो फिर क्या मुद्दा रहेगा हमारा, किस मुद्दों के साथ हम इनके घर पर जाएंगे, इनके मोहल्ले पर जाएंगे। तो ये सियासी रूप से हम कमज़ोर हम लोगों को बनाना चाहते हैं। आपको मैं बताता चलूं कि राज्य के अंदर एक समय था जो मुसलमान लोकसभा के 2 मेंबर हुआ करते थे, विधानसभा के अंदर 10 से ज़्यादा विधायक हुआ करते थे। अभी क्या हो गया कि हमारे लोकसभा के अंदर 1 भी मेंबर नहीं है, विधानसभा के अंदर 2 विधायक है। क्यों है? क्या लग रहा है कि आपके कहने से स्पष्ट पता चल रहा है कि अगर एमआईएम गठबंधन का हिस्सा नहीं बनती है, इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनती है, तो इंडिया गठबंधन का खेल को बिगाड़ने का काम करेगी एमआईएम? देखिए, बिगाड़ने का क्या मतलब है? हम खेल खेलने आए हैं, ये हमारा राइट है, ये हमारा राइट है, हम खेल खेलने आए हैं। अगर आपको लगता है कि हम आपका खेल बिगाड़ सकते हैं, देखिए दोस्ती उससे भी किया जाता है ना जिससे आपको डर है, तो हम दोस्ती के लिए तो हाथ बढ़ाने के लिए तैयार हैं। आप पहल कीजिए। आप बिल्कुल आपको लगता है कि हम आपको तकलीफ़ पहुंचाएंगे, चोट पहुंचाएंगे या फिर आपके खेल को बिगाड़ देंगे हम, तो चाहिए आपसे कि आप पहल करें, बड़ा कलेजा दिखाएं और आइए समझौता करते हैं, बैठ के चुनाव लड़ते हैं और मिल के बीजेपी को हराते हैं। अच्छा, मतलब पूरी तरह से पूरी तैयारी है कि अगर इंडिया गठबंधन ऑफर करती है तो मिल के बीजेपी को हराने का प्रयास किया जाएगा, अन्यथा एमआईएम भी इंडिया गठबंधन को हराने के काम करेगी। बिल्कुल ना, ऐसा बात नहीं है। हमारी जो भी सिटीज़ हमारे आला कमान तय करेंगे उस सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। मुझे परवाह नहीं है कि कौन पार्टी हारेगी जीतेगी, हमको क्या मतलब है। हम अपना स्वेच्छा से, अपनी पूरी ताकत से, अपनी पूरी टीम के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। अगर एमआईएम लोहरदगा विधानसभा चुनाव लड़ती है तो क्या असुद्दीन ओवैसी साहब लोहरदगा में प्रचार प्रसार करने के लिए आएंगे? यकीनी तौर पर हमने आला कमान को ये बता दिया है और उधर से भी हम लोगों को सिग्नल है ग्रीन कि असदुद्दीन ओवैसी भी आएंगे। हमारे पूर्व लोकसभा सांसद इम्तियाज़ जलील साहब भी आ रहे हैं। हमारे बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और भी वर्तमान विधायक अख्तरुल ईमान साहब भी आ रहे हैं। वहाँ के यूथ प्रेसिडेंट हमारे प्रदेश के आदिल हसन साहब भी आ रहे हैं। पूर्व विधायक वारिस पठान साहब भी आ रहे हैं। हमारे स्पीकर है जो हैदराबाद के, तेलंगाना के अकबरुद्दीन ओवैसी साहब भी आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है, जैसे कि अल्पसंख्यक को तो जोड़ा जा सकता है, एमआईएम से जुड़े हुए भी लोग हैं, पर जो बहुसंख्यक हैं हमारे राज्य के अंदर, हमारे ज़िले के अंदर बहुत सारे एसटी समुदाय के जो लोग हैं, उनको एमआईएम से कैसे जोड़िएगा आप लोग? एक बात बताना चाहता हूँ कि ये लोहरदगा विधानसभा जो सीट है वो तो रिजर्व से एसटी सीट है, तो ऑटोमेटिक हमारे साथ एसटी है। हम जब उनको खड़ा करेंगे तो उनको साथ एसटी समाज तो है ना। या फिर आप देखिएगा विधानसभा, लोहरदगा विधानसभा के अंदर 25 से 26% मुसलमानों की आबादी है, वोटर है। तकरीबन वही आपका 60,000 के समथिंग होता है कुछ। तो आप ये बताइए ना कि मुझे दूसरे का वोट, खासकर आदिवासी हो चाहे और भी कास्ट का वोट, हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उनका। अच्छा, पिछले बार भी नॉमिनेशन लोहरदगा विधानसभा से एमआईएम द्वारा किया गया था, शायद नॉमिनेशन फॉर्म खरीदा गया था, पर ऐसा क्या हो गया था कि कैंडिडेट फिर खड़ा नहीं किया गया? देखिए, कुछ खराबियाँ हुई थी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ था फॉर्म के साथ, वो उस पर तो हुआ फिर, लेकिन हम लोगों ने फिर से रिकवर किया है और हमने काफ़ी मेहनत किया है उसके बाद, और अभी हम ठीक है। क्या इंडिया गठबंधन से समझौता होगा तो फिर उस तरह की तकनीकी समस्या आएगी, रद्द किया जाएगा उम्मीदवारों को? ऐसा नहीं है, हम अपना चुनाव लड़ेंगे, वो अपना चुनाव लड़ रही है। क्या समझौता होगा फिर देखा जाएगा, सीट शेयरिंग पर बात किया जा सकता है, ये बात अलग है। लोहरदगा जिला में अभी सिटिंग विधायक है और सब मंत्री भी है, फाइनेंस मिनिस्टर भी है, पर और फिर आजसू के पास नीरू शांति भगत है, जिसको उम्मीदवार फाइनल कर लिया गया लोहरदगा विधानसभा से। और ये लोग पहले से हैं, उनके हस्बैंड विधायक रह चुके हैं, रामेश्वर उरांव सर एक बार सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, सब मंत्री भी रह चुके हैं। पर कैसा क्या लग रहा है आप लोगों के पास, कैसा उम्मीदवार है जो इन सब उम्मीदवार से फाइट कर सके, चुनाव जीत सके? देखिए, इस चुनाव में प्रत्याशी मैटर नहीं करता है, कौन कितना मजबूत प्रत्याशी है। सबसे पहला बात देखा जाए कि विधानसभा क्षेत्रों में किन लोगों ने विकास किया। रामेश्वर उरांव, पर्सनली तौर पर मैं उनका इज्जत करता हूं, लेकिन जिस तरह से उनके पास पावर था, विधायक थे, वो वित्त मंत्री थे राज्य के, जिला का और भी बहुत विकास हो सकता था।
जो विकास हुआ नहीं है मेरे ख्याल से। क्या क्या लग रहा है किन किन चीज़ों पे विकास नहीं हुआ है? क्या विकास हुआ है वो मुझे एक चीज़ बता देना। रोड की स्थिति देख लें आप, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें आप, क्या हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्या काम किया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने क्या काम किया है, रोजगार के क्षेत्र में उन्होंने क्या काम किया है, बताए कोई। दूसरी चीज़ है सर, पिछले बार जब विधानसभा चुनाव में MIM चुनाव लड़ी थी 5 विधानसभा सीटों पर, तो नोटा से भी बहुत कम वोट आए थे किन्हीं किन्हीं विधानसभा क्षेत्र पे। पर इस बार कैसे आएगा, कैसे ज़्यादा वोट आएगा, वोट प्रतिशत कैसे बढ़ेगा? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2019 में हम लोगों ने चुनाव लड़ा था और राज्य के अंदर पहली बार हम लोगों ने चुनाव लड़ा था, और वोटिंग परसेंटेज के आधार पर आप देखिएगा तो पूरे राज्य के अंदर हम 5वें नंबर पर थे। ये मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। मांडर के अंदर इतना अच्छा परफॉर्मेंस हम लोगों ने किया, डुमरी के अंदर हम लोगों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, गांडे के अंदर इतना अच्छा हम लोगों ने परफॉर्मेंस किया, और भी ऐसे ऐसे विधानसभा है जहाँ पर हमने पहली बार लड़कर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो मैं समझता हूँ कि पहली बार कोई पार्टी, राजनीतिक पार्टी, शिवसेना इतना दिन से लड़ रही है, मायावती पार्टी इतने दिन से लड़ रही है, ममता बनर्जी इतने दिन से लड़ रही है, आजसू के बाद सबसे ज़्यादा वोट लाने वाला पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM है। तो मैं बहुत बड़ा उपलब्धि समझता हूँ। तो इस बार लग रहा है कि और अच्छे परफॉर्म कर पाएगी MIM? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी जो तैयारी है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मैं आपको पहले ही बताया ना कि जो माहौल बना है, जिस तरह से हमारे प्रदेश नेतृत्व ने जो काम किया है, उसके आधार पर मैं आपको बता दे सकता हूँ कि हम हेमंत सरकार को अपने बिना सरकार नहीं बनाने देंगे, ये निश्चित है। ये निश्चित है। दूसरी चीज़ है, हमारे राज्य के अंदर 1932 खतियान की बात होती है, युवाओं के रोजगार की बात होती है, 1932 आधारित स्थानीय नीति की बात होती है। तो इस पर MIM बोलेगी कब? बिल्कुल बोले। आप मेरा पुराना इंटरव्यूज़ दे सकते हैं, हमारे ट्विटर हैंडल देख सकते हैं, हमने इस पर आंदोलन भी किया हुआ है, वो भी दे सकते हैं। स्पष्ट है हमारा 1932 का खतियान चाहिए, नियोजन नीति चाहिए हमको, स्थानीयता चाहिए हमको। कैसे लाइएगा 1932? कैसे? बिल्कुल लाएंगे हम। हमारी इख्तदार, हम जीतेंगे चुनाव, सदन के अंदर हम बात रखेंगे और इस बात को सरकार को ये बताएंगे कि ये हमारी सबसे बड़ा जो मुद्दा है राज्य के अंदर 1932 खतन और नियोजन नीति है हमारी, स्थानीयता हमारी है। क्योंकि अगर हर राज्य के अंदर स्थानीयता है, हर राज्य के अंदर अपना एक लॉ है, अपना एक कानून है, तो हम ये सरकार से मुतालबा करते हैं अभी भी। और हमारी जब विधायक होगी, हमारी जो उपस्थिति होगी सदन के अंदर, तो हम यही बात को ज़ोर ज़ोर से कहेंगे कि बिहार अगर बिहारियों का है, महाराष्ट्र अगर मराठियों का है, बंगाल अगर बंगालियों का है, तो झारखंड सिर्फ झारखंडियों का होना चाहिए। आपको पता होगा कि जैसे हमारे राज्य बिहार से अलग होकर के सन 15 नवंबर 2000 को बना, 2 साल के बाद हमारे राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी ने डोमिसाइल नीति ला करके 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति बनाने की बात की। उसके बाद आपको पता है कि झारखंड में किस तरह से हिंसा फैले, बतौर बाबूलाल मरांडी जी को इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री बने। तो इस आधार पे उसके बाद से कोई भी मुख्यमंत्री नियोजन नीति पे नहीं छेड़ी थी। रघुवर दास बतौर 1985 नियोजन नीति बनाए थे। उसके बाद फिर अभी हेमंत सोरेन जी 1932 आधारित स्थानीय नीति विधानसभा से पारित करने के बाद फिर हाईकोर्ट खारिज कर दी। तो आप लोग कैसे फिर लागू करा पाएंगे? देखिए, सरकार को विरोध से डरना नहीं पड़ेगा। कुछ लोग होंगे जो विरोध करेंगे, जो लोग अनलीगल रूप से झारखंड के अंदर हक मांगते हैं अपना, जबकि उनके पास कुछ नहीं है, तो वो विरोध करेंगे। और भी बहुत से रूल्स पास हुए हैं राज्य के अंदर, देश के अंदर विरोध हुए हैं, लेकिन वो देश हित के लिए विरोध हुए पास हुए हैं, तो वो होंगे। कैसे होंगे दानिश भैया? क्योंकि राज्य सरकार तो राज्यपाल को भेजती है, फिर राज्यपाल तो केंद्र सरकार को भेजती है, और केंद्र सरकार में तो फिर भारतीय जनता पार्टी की बहुमत है, वहाँ से पास होगी तब तो बनेगी। राज्य सरकार तो अपना स्टैंड क्लियर करे ना। राज्य सरकार तो विधानसभा में पारित करा के फिर राज्यपाल को भेजा था। कहाँ भेजा था? इस बार आप देख लीजिए, वो एक्सप्लेनेशन के भेजा ना। उसके बाद हेमंत सरकार ने क्या सरकार ने कहा, राज्यपाल ने कहा कि ये कुछ क्लियर नहीं है, इसको फिर से क्लियर के दिए। तो फिर हेमंत सोरेन ने फिर इस पर पहल ही नहीं किया। हेमंत सोरेन क्या कर रहे हैं? औपचारिकता कर रहे हैं, वो नज़र में बनने के लिए। जैसे सरना धर्म कोड का भी उन्होंने पारित करके भेजा था, 1932 के खतियान उन्होंने पारित करके भेजा। लेकिन पारित करके सिर्फ भेजने से नहीं होगा ना। अगर राज्यपाल उस पर एक्सप्लेनेशन मांगते हैं तो एक्सप्लेनेशन फिर से देना पड़ेगा। अगर आपके दिल में ऑनेस्टी है, ईमानदारी है कि इस पर हमको काम करना है, तो आप राज्य को सिर्फ औपचारिकता दिखा रहे हैं कि हम कर रहे हैं काम। ऐसा नहीं होता है। ईमानदारी पूर्वक इस पर बढ़ना पड़ेगा आगे। नहीं होगा तो दिल्ली जाना पड़ेगा, राजभवन जाना पड़ेगा, ये सब चीज़ करना पड़ेगा।
तो आप फिर जयराम महतो जी की विचारधारा को मान रहे हैं, उनका भी यही स्ट्रेटजी है? इनका विचारधारा मानने का क्या मतलब है? ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र की खूबसूरती है आंदोलन, रैलियां करना, अपनी बातों को मनवाना, ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है और ये चीज़ करेंगे हम। तो ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार इस बार कैसे मनाया जाएगा? क्या शांतिपूर्ण तरीके से एमआईएम चुनाव लड़ेगी और सारी पार्टियां लड़ेगी लोहरदगा में? बिल्कुल, हमारे द्वारा भी ये आह्वान है पूरे राजनीतिक पार्टियां हों चाहे राज्य के लोग हों कि शांतिपूर्वक रूप से इस बड़े से त्यौहार को मनाएं, हम लोकतंत्र के त्यौहार को। जैसे ही चुनाव करीब आती है, लोहरदगा जिला का जो आवाम है कहीं ना कहीं डाइवर्सन होते हैं, धार्मिक हिंसा फैलने जैसी खबर आती है। क्या इस बार शांतिपूर्ण तरीके से होगा मतदान? बिल्कुल उम्मीद करते हैं। कुछ असामाजिक तत्व हैं जिला के अंदर, मैं प्रशासन से अपील करता हूं कि ऐसे असामाजिक तत्वों का ऊपर पौनी निगाह रखें, कड़ी निगाह रखें, इनके हरकतों को ध्यान दें और इस पर जो कुछ गंदी जो सियासत करते हैं ऐसे लोगों पर भी ध्यान दें। वही लोग पुश करते हैं इन लोगों को और जिला का माहौल ख़राब होता है। तो गुजारिश है उनको कि अलर्ट रहें, ऐसे लोगों को चिन्हित करें और नहीं होता है तो इन पर किसी तरह का है तो एक्शन लिया जाए, इन पर काम किया जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ और लोहरदगा वासियों से भी अपील करता हूँ कि ये लोकतंत्र का इतना बड़ा त्यौहार है, शांति से मनाएं, खूबसूरती से मनाएं, मिलजुल कर मनाएं। और एक और सबसे बड़ा जो अपील ज़िला के लोगों से रहेगा कि पहले मतदान उसके बाद जलपान, जितना ज़्यादा हो सके हम लोगों को वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाना है। अपने लोगों को, बुजुर्ग लोगों को, विकलांग लोगों को पहले वोट कराना है और वोटिंग परसेंट इस बार उम्मीद करते हैं कि ऐतिहासिक होगा लोहरदगा जिला के अंदर। अभी हमारे साथ बात करने के लिए लोहरदगा एमआईएम फेमस चेहरा दानिश अली जी थे। अब तय आप लोगों को करना है, हमारे राज्य की जनता को करना है, हमारे जिला को जनता को करना है कि किस प्रकार से जो बेहतर उम्मीदवार होंगे उन्हें वोट देना है। बाकी तय आपको करना है। राज्य सरकार की आप स्थिति देख सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी का भी शासन देख सकते हैं और एमआईएम किस प्रकार से चुनाव लड़ेगी ये भी देख सकते हैं। और अच्छे उम्मीदवार, कर्मठ एवं जुझारू उम्मीदवार को ही देख करके वोट दें। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।